चैप्टर 2 केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर मोस्ट ऑफ उस पार्ट को कवर करा गया है जो कि केमिकल एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, उनको कवर करा गया है यहाँ पर। और ये पार्ट पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर आता है। सॉल्यूशन भी आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का था जो आप पढ़ चुके हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आपका फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स का चेंज या इलेक्ट्रॉन्स, और केमिस्ट्री यानी इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड जो कंसेप्ट्स हैं वो सारे कंसेप्ट्स जो फिज़िक्स में इंक्लूडेड नहीं करे गए हैं वो कंसेप्ट यहाँ पर आए हैं। वैसे ये पूरा पार्ट, वैसे तो आप जानते हैं कि केमिस्ट्री खुद एक फ़िज़िक्स का पार्ट है, लेकिन ये सारा जो पार्ट है फिज़िक्स का वो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड यानी केमिकल से रिलेटेड पूरा जो पार्ट है वो कहलाता है केमिस्ट्री। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की केमिस्ट्री देखते हैं हम, तो हम उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारी डेफिनेशन है, बहुत वास्ट चैप्टर है और इसकी मार्किंग भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम 12th क्लास के मार्किंग स्कीम को चेक करें तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा मार्किंग इसकी रहती है। जनरली हर ईयर 9 to 10 मार्क्स, 9 to 10 मार्क्स इतने रहते ही हैं। 9 to 10 मार्क्स बहुत बड़ा वेटेज है 70 आउट ऑफ 70 के अंदर, के 70 में से आपके 10 मार्क्स यानी टोटल 10 चैप्टर में से एक चैप्टर पूरा 10% वेटेज, 10 बल्कि 15 to 16% वेटेज रखता है। तो बहुत वास्ट भी चैप्टर है और बहुत डिटेल्ड चैप्टर है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, आसान चैप्टर है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जनरल इंपॉर्टेंस देखेंगे हम, फिर कितने तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर, और उसी में कंडक्टर के बारे में बताया गया है। देन फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देन फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें फर्दर एग्जांपल्स में गैल्वेनिक सेल है, सेल रिप्रेजेंटेशन है, सॉल्ट ब्रिज है, देन फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, देन फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, और फर्दर ये फिर कंबाइन रिलेशन होते हुए लास्ट में आपको यहाँ पर कोरोसन और फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर सीबीएसई या एमपी बोर्ड के लिए देखा जाए तो एक ये टॉपिक है नर्न्स इक्वेशन, दूसरा ये टॉपिक है फैराडे लॉ, तीसरा ये टॉपिक है कोलरॉयस लॉ। ये तीन टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो कई बार आते हैं, आएंगे और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे बेसिक स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली हम कहते हैं केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है इलेक्ट्रिसिटी पर, यानी इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। इम्पॉर्टेंस इनकी देखें हमें तो बहुत सारे प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब के प्रोडक्शन में भी यूज़ करा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस होती है, उसमें यूज़ करा जाता है। प्यूरिफिकेशन मेटल के लिए यूज़ करा जाता है। बैटरीज एंड सेल्स आर यूज्ड इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, जनरली आप सब जानते हैं, ये सिंपल यूजेस ही हैं इसके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री देखे गए हैं। अब कंडक्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कंडक्टर्स हम उन्हें कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। पहले एक चीज़ और समझिए, इससे पहले तीन तरह के सब्सटेंस होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स जो यहाँ पर हैं, दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स, और थर्ड वन होते हैं सेमीकंडक्टर। कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को बहुत आसानी से पास करवाते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हेल्प करते हैं। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंसेप्ट को कवर करते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। और इंसुलेटर्स वो होते हैं जो बिल्कुल पास नहीं होने देते। जैसे अगर आप कोई प्लास्टिक
सब्सटेंस लेते हैं और उसको इंसुलेट के लिए यूज़ करते हैं। जनरली इंसुलेट वर्ड यूज़ ही इसलिए करा जाता है कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता, उसका यूज़ इसलिए करा जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वहाँ से होता नहीं है। तो और सेमीकंडक्टर में ऐसा है, ये पार्शियली कंडक्टर होते हैं और पार्शियली इंसुलेटर होते हैं, यानी ये इंसुलेट भी करते हैं और कंडक्टिंग नेचर भी शो करते हैं। अब अगर हम मेटेलिक कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर वो होते हैं जो करंट को पास करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के थ्रू, और जनरली ये प्रॉपर्टी मेटल्स के अंदर होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे सल्यूशंस भी होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है। मेटल की कंडक्टिविटी काय पर डिपेंड करती है? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करेगा उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी वो शो कर सकता है। डेंसिटी ऑफ मेटल की डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर, वहाँ पर कितना टेम्परेचर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। रिमेंबर दिस वन पॉइंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के पास टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि केमिकल्स के पास करंट टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाती है। उल्टा होता है नेचर यहाँ पर, और यही रीज़न होता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स बेस्ट कंडक्टर होते हैं एज कंपेयर टू मेटेलिक कंडक्टर्स। मेटेलिक कंडक्टर्स के कंपैरिजन में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स को बेस्ट माना जाता है। रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा गर्मी होगी वो उतना अच्छा वर्क करेंगे, और इसीलिए ऑयल कंडेंसर्स बेस्ट होते हैं सॉलिड कंडेंसर्स के कंपैरिजन में। ऑयल कंडेंसर्स, वो रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा, इसीलिए जो इंजन होते हैं व्हीकल्स के, हैवी व्हीकल्स के, वो इंजन में ऑयल की सप्लाई दी जाती है। ऑयल की सप्लाई इसलिए दी जाती है क्योंकि वो कंडक्टिविटी बहुत अच्छी शो कर सकता है, बहुत अच्छा एब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट पर भी वर्क कर सकता है। ये भी एक रीज़न होता है उसका। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स, तो इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है वो ब्रेक हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं, या ये कह लें कि वो डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वो कहलाते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है बड़ा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स टेम्परेचर के बढ़ने के साथ में उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, जबकि जो मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी डिक्रीज़ होती है। फर्दर आगे हम उसका कंपैरिजन देखेंगे। जैसे यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्शन जो है वो कैरिड आउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से होता है। इट इन्वॉल्व्स द केमिकल चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर की केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि मतलब ये है कि जब किसी वायर से करंट को पास करवाया जाए और वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पास हो जाएं तो ऐसा नहीं होगा कि वायर की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं। वायर की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वायर की प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट डज़ नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफ़र ऑफ मैटर, और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू हुए थे, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन ऐसा था, तो यहाँ से वायर का मटेरियल इलेक्ट्रॉन्स लेकर चले गए और यहाँ पर आगे जाकर वायर थिक हो गया और पीछे वायर थिन हो गया। तो ऐसा भी कुछ भी नहीं होता है, यानी वायर का मैटर जो है वो अपनी प्लेस चेंज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मैटर में कोई चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। मेटेलिक कंडक्टर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से। ये मेन पॉइंट है दोनों के कंपैरिजन का।
दूसरा, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने HCl का सल्यूशन लिया है, अगर आपने एक्वस सल्यूशन ऑफ HCl लिया है तो HCl जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। तो H पॉजिटिव मतलब H इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और Cl नेगेटिव मतलब Cl इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और वही इलेक्ट्रॉन को कौन गेन कर रहा है? Cl गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आयंस के टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पास हुए हैं। आयंस के फॉर्मेशन की वजह से, यानी कंपाउंड के टूटने की वजह से और आयंस के फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो मूवमेंट ऑफ आयंस यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है करंट को पास करवाने के लिए। दूसरा, और यही रीज़न था जो आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा 10th क्लास में, कि जो सॉल्ट होते हैं वो मोल्टेन स्टेट में, सॉल्ट जो होते हैं वो मोल्टेन स्टेट के अंदर, मोल्टेन स्टेट के अंदर कंडक्टर्स होते हैं, जबकि सॉलिड स्टेट में वो इंसुलेटर होते हैं। सॉलिड स्टेट में सॉल्ट्स क्या होते हैं? इंसुलेटर। और मोल्टेन स्टेट में सॉल्ट्स क्या होते हैं? कंडक्टर। रीज़न सेम था कि यहाँ पर मोल्टेन स्टेट में वो आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए कंडक्टर हो जाते हैं, और सॉलिड स्टेट में वो आयंस नहीं बना सकते, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, तो इसलिए वो कंडक्टर्स नहीं होते हैं, बल्कि क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ मैटर और आयंस। तो सिंपल है, यहाँ पर तो आयंस चेंज हो ही रहे हैं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है? तो सिंपल सी बात है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पहले एक एग्जांपल समझिए कि जब जैसे आप वाटर को बॉईल करना शुरू करते हैं, तो वाटर जब आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो वो बॉईल हो जाता है और वेपर्स का फॉर्मेशन करने लगता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे अब आप, उतना ज़्यादा आयंस टूटते जाएंगे और वेपोरेशन बढ़ता जाएगा, वेपर्स का फॉर्मेशन बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ रहा है वेपर्स का फॉर्मेशन? आपके टेम्परेचर के इंक्रीज करने से बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक्वस सल्यूशन या जो सल्यूशन होता है उसमें डिसोसिएशन का रेट इंक्रीज हो जाता है। डिसोसिएशन का रेट ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो रेट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हुआ किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से। और जितने ज़्यादा आयंस हैं उतना ज़्यादा कंडक्शन है। तो आयंस ज़्यादा बन रहे हैं तो कंडक्शन भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये रीज़न होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के बढ़ जाने का। तो ये डिफरेंस बिटवीन था इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर एंड मेटेलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, दो तरह के होते हैं, सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी पूरे टूट जाते हैं, और जो पूरे नहीं टूटते हैं पार्शियली टूटते हैं, या ये कह लें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी उनकी टूटने का जो रेशो होता है, टूटने की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है या बहुत थोड़ी सी होती है, या ये भी कह सकते हैं कि वो लेस देन 1 होती है। क्योंकि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में कंसेप्ट पढ़ेंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है अल्फ़ा और उसकी वैल्यू 1 होती है नॉर्मल केस में, जनरली 1 होती है। जब नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, ना एसोसिएशन हो ना डिसोसिएशन हो, तब वैल्यू 1 होती है। लेकिन डिसोसिएशन ज़्यादा होगा,
तो डिसोसिएशन ज़्यादा होने की कंडीशन में वैल्यू उनकी 1 से ज़्यादा आ जाएगी। डिसोसिएशन ज़्यादा होने के केस में वैल्यू उनकी 1 से ज़्यादा होगी, और ये केस होता है स्ट्रॉन्ग का, और कम होगी अल्फ़ा की वैल्यू 1 से, ये केस होता है किसका? वीक का। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कंसेप्ट आगे हम कोलरॉज लॉ की सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है। कोलरॉज लॉ सेकंड एप्लीकेशन है ये, तो वहाँ पर हम देखेंगे। इसके एग्जांपल्स याद रखिएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, और भी बहुत सारे होते हैं जैसे CH3COONA, जैसे CH3COOK, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल KCl, NaCl, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल्स होते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ये CH3COOH है, H2CO3, NH4OH, H2S, इसमें NH4Cl भी ले लिया जाता है, NH4Cl। अब यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करा जाता है CH3COO नेगेटिव, इसको एक्चुअल में हम कहते हैं एसीटेट आयन। क्या है, कौन सा आयन होता है ये? एसीटेट आयन होता है। तो एसीटेट आयन को NCERT में AC भी लिखते हैं। इसका कुछ स्पेसिफिक सिंबल नहीं है ये, लेकिन NCERT में लिया है उन्होंने, बहुत पुराना चल रहा है, ठीक है। तो AC भी लिखा आ सकता है, यानी अगर आपको ऐसा लिख दें ACH, तो उसका मतलब है AC मतलब एसीटेट आयन, और H मतलब तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड, CH3COO और H। अगर आपसे कह दिया ACNA, तो उसका मतलब हो जाएगा CH3COONA। अगर आपसे कह दिया ACK, तो विच मीन्स CH3COOK। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी तो सिमिलर केस है। अगर पूरा बहुत आसान कंडीशन है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। अब कैसे डिसोसिएट होते हैं, किस तरह से लिखते हैं उनको, ये हम कोलरॉज लॉ में डिटेल्ड में सीखेंगे। द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उस सेल को कहते हैं जहां पर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम उस सेल को कहते हैं जिस सेल में केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। लेकिन रिमेंबर, इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस का मतलब बहुत सारी प्लेसेस पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि कंटिन्यूटी रहेगी, मतलब कि पहली चीज़ तो एनर्जी हमेशा डिक्रीज होती जाएगी। दूसरी चीज़, जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएगा तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनिटी। तो ये स्पॉन्टेनियस रहेगा। और इस अगर आपको याद हो, और ये एंट्रोपी से ज़्यादा क्लोज वर्ड है। एंट्रोपी एस रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस जो है उससे बहुत ज़्यादा क्लोज वर्ड है ये स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये रैंडमली जितना हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट उतना होता है। वैसे ही स्पॉन्टेनियस क्या होता है कि जितने एक एक इलेक्ट्रॉन्स भी निकल सकते हैं, इवन अ सिंगल मोल, तो वो निकलेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट ईएमएफ इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल भी कहा जाता है या फिर उसे वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेल कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल भी होता है एक, और उसी को वोल्टेक सेल भी कहा जाता है। तो ये सिंपल से कुछ नेम्स हैं। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जनरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है। अब कैसे करते हैं ये देखिए पहले, फिर हम इस पर आते हैं कि ये कैसे होगा। ठीक है, बहुत थोड़ा सा डिटेल्ड पार्ट है, ध्यान से समझिएगा। चलिए हमने क्या करा, एक एग्जांपल लेते हैं। बल्कि हम पहले गैल्वेनिक सेल देखते हैं, फिर हम इक्वेशन बनाकर वापस यहाँ पर रिटर्न बैक आएंगे। पहले हम गैल्वेनिक सेल देखते हैं ताकि हम उसको बहुत प्रॉपरली समझ पाएँ। गैल्वेनिक सेल एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है। यहाँ पर जिंक सल्फेट का सल्यूशन लिया जाता है और जिंक की इलेक्ट्रोड को उसमें डिप्ड करा जाता है। जिंक की इलेक्ट्रोड को डिप्ड करते हैं जिंक सल्फेट सल्यूशन में। हमेशा हमेशा ऑलवेज यहाँ पर हम जो सल्यूशन लेंगे उसी के मेटल की इलेक्ट्रोड डिप्ड करेंगे। जो सल्यूशन लेंगे उसी के मेटल की इलेक्ट्रोड उसके अंदर क्या करेंगे, हम डिप्ट करेंगे। दूसरा, जिंक एनोड की तरह वर्क कर रही है। एनोड नेगेटिव होती है यहाँ पर और कैथोड पॉजिटिव होती है। एनोड नेगेटिव एंड कैथोड पॉजिटिव। और यहाँ पर जो सल्यूशन लिया गया है वो 1 मोलार कंसंट्रेशन पर लिया गया है, यानी इनकी मोलैरिटी जो है वो 1 है। जो हम पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि कंसंट्रेशन को किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, उसमें हमारे पास मोलैरिटी भी था। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उसकी मोलैरिटी 1 है। मोलैरिटी 1 है तो बेस्ट कंडक्टिंग साइड होती है कि अगर हम मोलैरिटी क्या लें, उसमें 1 लें। तो यहाँ पर एनोड पर जिंक लिया हमने और कैथोड पर हमारे पास कॉपर है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं बहुत अच्छे से क्लियरली, इसके जस्ट अपोजिट भी रिएक्शन लिखी जा सकती है। मतलब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, कॉपर को आप हमेशा राइट साइड ही लीजिएगा और जिंक को हमेशा लेफ्ट साइड ही लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है, लेकिन ऐसा केस सिर्फ जिंक कॉपर में हो सकता है। ठीक है, जिंक कॉपर में हो सकता है, वो हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल कभी। तो ध्यान रखिएगा, जस्ट अपोजिट भी ले सकते हैं, लेकिन 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 रिमेंबर कि हमेशा एनोड ऑक्सीडेशन करवाएगा और कैथोड रिडक्शन करवाएगा। एनोड ऑक्सीडेशन करवाएगा, कैथोड रिडक्शन करवाएगा। और लेने का रीज़न ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट में अगर सेम आयंस के साथ में कंसंट्रेशन होगा तो पावर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये जिंक सल्फेट में यहाँ पर रहे या ये जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट वाले सल्फेट के साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सल्फेट सेम पावर रख रहा है, प्लस दोनों की वैलेंसीज भी सेम है। यहाँ पर जिंक +2 पर है और यहाँ पर कॉपर भी +2 पर है, तो इस वजह से इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। बट हम अभी सिमिलर केस देख रहे हैं। तो कैथोड पर कैथोड हमारी पॉजिटिव है और यहाँ पर हमने कॉपर लिया है। यहाँ पर भी 1 मोलार कंसंट्रेशन है। जो सल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट सल्यूशन है और इन दोनों कंटेनर्स को ज्वाइन करा गया है सॉल्ट ब्रिज की हेल्प से। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज जो है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना लेता है। अलग से हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हैं सारे पॉइंट्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बना लेता है और इसके अंदर पेस्ट बनाया जाता है KCl। अगर सल्यूशन का बना सकते हैं, अगर सल्यूशन मरकरी सल्यूशन समझ गए, ठीक है। अमेलगम पेस्ट भी बोल सकते हैं, अमेलगम पेस्ट। तो पेस्ट बनाया जाता है, यानी ऐसा सेमी सॉलिड मटेरियल इसके अंदर फिल करा जाता है कि वो सेमी सॉलिड मटेरियल से आयंस, इलेक्ट्रॉन्स तो पास हो जाएं लेकिन आयंस पास ना हो। इलेक्ट्रॉन्स तो पास हो जाएं लेकिन आयंस पास ना हो। मतलब ऐसा ना हो कि यहाँ से जिंक सल्फेट का मटेरियल निकलकर कॉपर सल्फेट में जाने लगा। पाइप नहीं लगा है यहाँ पर सेमी सॉलिड मटेरियल लगा हुआ है। जैसे एक वायर होता है ना, वायर में क्या होता है कि वायर को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम कनेक्ट करते हैं तो वहाँ से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं।
मटेरियल पास नहीं होता। तो ऐसे ही यहाँ पर भी सॉल्ट ब्रिज से सिर्फ क्या पास होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। तो ऐसा कोई भी पेस्ट आप ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाता है और सर्किट को कंप्लीट करता है, ये इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिर हमने यहाँ पर इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, और हम जानते हैं करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमेशा ध्यान रखिएगा, करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव। सिमिलर कंसेप्ट डाइपोल का होता है, डाइपोल का होता है फिजिक्स के अंदर, ठीक है। वो भी जस्ट अपोजिट रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड से जस्ट क्या रहती है, अपोजिट रहती है। तो वैसे ही ये भी जिस डायरेक्शन में करंट जाएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट ये है कि हमेशा हमारे पास एक रूल होता है, छोटा सा शॉर्ट फॉर्म होता है LOAN, जो हमने आगे मेंशन करा है इसमें। एनोड, L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, A का मतलब एनोड और N का मतलब नेगेटिव। तो हमेशा लेफ्ट पर ऑक्सीडेशन होगा और एनोड इलेक्ट्रोड होगी और वो इलेक्ट्रोड का सिंबल नेगेटिव होगा। ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, रिमेंबर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का कंसेप्ट उल्टा होता है, ठीक है, वो देखेंगे आगे क्या होता है। फिलहाल तो अभी ये हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो एनोड लेफ्ट पर होगी, ऑक्सीडेशन करवाएगी और नेगेटिव होगी, और जस्ट इसका अपोजिट राइट पर होगी, रिडक्शन करवाएगी, कैथोड होगी, पॉजिटिव होगी। राइट पर होगी, रिडक्शन करवाएगी, कैथोड कहलाएगी, और पॉजिटिव होगी। तो अब यहाँ पर अब चलिए एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट तो समझ में आ गया होगा आपको, एनोड भी समझ में आ गया, इलेक्ट्रोड का नाम है जो नेगेटिव होती है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे जिंक की इलेक्ट्रोड थी एनोड पर, जिंक सॉलिड था, तो जैसे ही करंट पास करवाया गया तो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दिया, और ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ एक जनरल कंसेप्ट रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पर बहुत अच्छे से उसे समझ लें। दूसरा, अब यहाँ पर हमने पढ़ा LOAN, लेफ्ट होगी, लेफ्ट पर लगेगी, वो एनोड होगी, नेगेटिव होगी और करवाएगी ऑक्सीडेशन। यानी जिंक ने एनोड पर लगे होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कराए। अगर ये कैथोड पर लगाएंगे तो ये फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं करेंगे। रिमेंबर, कभी भी एनोड का ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट नहीं बदलेगा, कभी भी एनोड के ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट नहीं बदलेगा। सिमिलर वे में कॉपर 2 पॉजिटिव, अब ये कॉपर 2 पॉजिटिव आया कहाँ से? तो ये सल्यूशन जो था वो था सल्यूशन CuSO4 का, और CuSO4 का सल्यूशन ब्रेक डाउन हुआ Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पर जो CuSO4 का सल्यूशन है
वो ब्रेक डाउन हुआ Cu2 पॉजिटिव में और SO4 2 नेगेटिव में। अब क्या होगा कि ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को? जो जिंक ने डोनेट करे थे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा? जो जिंक ने डोनेट करे थे। वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये कॉपर सॉलिड बन जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोड पर जुड़ जाएगा। ये इलेक्ट्रोड पर जुड़ जाएगा और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा वैसे वैसे कॉपर की इलेक्ट्रोड थिक होती जाएगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड थिक होती जाएगी और जिंक की इलेक्ट्रोड थिन होती जाएगी, क्योंकि जब टूट रहा है तो वो टूटने में जिंक टूट रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड पतली होती जाएगी और जब जुड़ रहा है यानी सॉलिड सब्सटेंस बन रहा है, वो कॉपर बन रहा है, तो एक्वस सॉल्यूशन में से, यहाँ से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर इसके पास जमता जाएगा और ये इलेक्ट्रोड थिक होती जाएगी और जिंक सॉलिड से ब्रेक डाउन होकर एक्वस में चला जाएगा और ये एक्वस से इलेक्ट्रॉन्स लेकर सॉलिड में चला जाएगा। तो ये आ गया समझ में, ये CuSO4 से Cu2 पॉजिटिव आया है। ठीक है, अब हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन देखें अगर, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये कौन सी प्रोसेस है? रिडक्शन। अब हम इसे सिंप्लीफाई अगर करें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने डोनेट करे थे वो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए कैंसल्ड। यहाँ पर हमारे पास है जिंक जो सॉलिड था, कॉपर जो एक्वस स्टेट में था, विच गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव एज इट इज, और यहाँ से आ जाएगा प्लस कॉपर सॉलिड। ये हमारी ओवरऑल सेल रिएक्शन है। ये हमारी क्या है? ओवरऑल सेल रिएक्शन। अब ये ओवरऑल सेल रिएक्शन के बाद हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। हमेशा रिप्रेजेंटेशन में ऐसा करा जाता है, लेफ्ट पर होती है एनोड, तो पहले एनोड को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कैथोड को। और ये जो सिंबल है ये बताता है कि सॉल्ट ब्रिज लगाया गया है। ये सिंबल काय का है? सॉल्ट ब्रिज का है। और ऐसा भी कह सकते हैं आप कि ये सिंबल हाफ सेल्स के बीच का है, कि यहाँ पर हाफ सेल है और ये हाफ सेल है। जैसे अकेले हम सिर्फ इस सेल की बात करें तो ये हाफ सेल है, और ये अकेले इसकी बात करें तो ये हाफ सेल है, और दोनों मिलकर एक कंप्लीट सेल बनाते हैं। तो हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 हाफ सेल्स कंबाइन होकर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं। हमेशा 2 हाफ सेल्स मिलकर एक कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब हम पहले एनोड को शो करेंगे, फिर कैथोड को। अब एनोड पर क्या हो रहा है हमारा? एनोड की कौन सी रिएक्शन थी? जिंक की थी। और कैथोड की कौन सी रिएक्शन थी हमारी? कॉपर की थी। तो एनोड में जिंक सॉलिड से पहुंच गया इस स्टेट में, जिंक 2 पॉजिटिव स्टेट में पहुंच गया और यहाँ पर हाफ सेल की रिएक्शन कंप्लीट हो गई। लेफ्ट की लेफ्ट पर लिख रहे हैं और राइट की राइट पर लिखेंगे। कैथोड पर कॉपर 2 पॉजिटिव जो एक्वस स्टेट में था वो कन्वर्ट हो गया कॉपर सॉलिड में। काय में कन्वर्ट हो गया? कॉपर सॉलिड में। तो हम कैथोड पर जो कॉपर था वो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और इस तरह से हमारी ये सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ये हम जो बात कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन
ऑफ सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल रिएक्शन। तो इस तरह से किसी भी सेल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करा जा सकता है, यानी ये पूरी ना लिखते हुए ये लिखा जाएगा। नॉन्स इक्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, ये पूरा कंसेप्ट नॉन्स इक्वेशन में अप्लाई होगा, ध्यान से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और नॉन्स इक्वेशन में हम रिडक्शन के बेसिस पर लिखते हैं, वो हम देखेंगे, वहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहता है कंसेप्ट, लेकिन यही है वो भी। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है। अब अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of a cell equals to E cathode माइनस ई एनोड। ई कैथोड माइनस ई एनोड, हमेशा हम कैथोड से एनोड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमेशा हम कैथोड से एनोड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। या इसका एक और फॉर्मूला होता है ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या एक और होता है ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। और अगर हम इसी को इलेक्ट्रोड की जगह पर हम अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिख लें, तो स्टैंडर्ड के लिए बेटा हम नॉट साइन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं नॉट 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 नॉट। नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन, 180 m प्रेशर और टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस, मोलार कंसंट्रेशन 1। वैसे 11th क्लास में आपने ये पढ़ा हुआ है, STP भी बोलते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं गैल्वेनिक सेल को। तो यहाँ पर आपका गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, एक पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। साथ में हमने सॉल्ट ब्रिज भी देखा क्या होता है, और हमने देखा कि एनोड क्या होती है, कैथोड क्या होती है। और यहाँ पर एमीटर जो लगा है वो तो आप जानते ही हैं, मेज़र करता है करंट को मेज़र करने के लिए करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर उन्होंने जो फिगर आउट कर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को पहुँचाया है, वो रीज़न यही है कि हो सकता है कैथोड पर आप जिंक को ले लें और हो सकता है आप एनोड पर आप कॉपर को ले लें, तो आप इन्वर्स भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होता है। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर एनोड नेगेटिव ली है जिस पर जिंक लिया है, कैथोड पॉजिटिव ली है जिस पर हमने कॉपर लिया, और इस तरह से हम सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं वापस लास्ट में जो हमने जहाँ से मिस्ड करा था वो हम कंपेयर करते हैं, और हमें वो अब आसानी से समझ में आ जाएगा कि वो क्या था। अब देखें यहाँ पर मेटल था, जिंक था, जिंक सॉलिड से चला गया था एक्वस में, कॉपर एक्वस में था, एक्वस से चला गया था सॉलिड में। तो इस तरह से हम रिएक्शन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फिर एनोड पर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर क्या हो रहा था, रिडक्शन। दूसरा, यहाँ पर कोई हीट नहीं निकलती, यहाँ पर सल्यूशन न्यूट्रल रहता है, यहाँ पर रिएक्शन होती है किसके बेसिस पर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर, और स्टॉप भी कर सकते हैं आप अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा दें तो स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि सॉल्ट ब्रिज मेंटेन करता है। नेक्स्ट 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 हाँ, अब ये जो गैल्वेनिक सेल रहता है, वो गैल्वेनिक सेल में 3 कंडीशंस हो सकती हैं। जो अभी हमने केस देखा वहाँ पर अगर पोटेंशियल बिल्कुल परफेक्टली 1.1 वोल्ट का ही सप्लाई करा जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जिंक और कॉपर मिलकर पोटेंशियल 1.1 वोल्ट बनाते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था दोनों केस हो सकते हैं, देखें दोनों केस हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, जबकि सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम का हो, तो अब कहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं,
जिंक से किसकी तरफ, कॉपर की तरफ। अब जब 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किस पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड करंट फ्लोज फ्रॉम जिंक। इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है किससे, कॉपर टू जिंक। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो हो रहा है, कॉपर से, और करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, जिंक से। जस्ट उल्टा हो गया, यहां पर जिंक से काय पर हो रहे थे, कॉपर पर। कौन, इलेक्ट्रॉन्स वहां पर काय से हो गए, कॉपर से जिंक पर। और यहां पर करंट कहां से फ्लो हो रहा था, कॉपर टू जिंक, वहां पर करंट फ्लो हो रहा है जिंक टू कॉपर। तो पोटेंशियल के चेंज करने से रिएक्शन में करंट रिवर्स हो जाता है। पोटेंशियल के चेंज करने से करंट क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाएगा। दूसरा, जिंक डिसॉल्व एट एनोड एंड कॉपर डिपोजिटेड। कॉपर जमेगा, यही केस देखा है हमने जिसमें कॉपर जम रहा था और जिंक क्या हो रहा था, डिसॉल्व हो रहा था, टूटकर मिलता जा रहा था, सॉलिड से एक्वस में जा रहा था। और जिंक यहाँ पर उल्टा केस होगा, जो मैं दूसरा केस कह रहा हूं कि उल्टा होगा, जिंक डिपॉजिट होने लगेगा और कॉपर डिसॉल्व होने लगेगा। तो ऐसा केस हो जाएगा, लेकिन सेम चीज है, फिर एनोड नेगेटिव ही होगी और कैथोड पॉजिटिव ही होगी, लेकिन बस जिंक और कॉपर अपनी अपनी प्लेस इंटरचेंज कर लेंगे। यस। अब ये डिफरेंस बिटवीन है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिटेल में पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है जिसमें दो हाफ सेल्स को कंबाइन करते हैं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस से यहाँ पर, एक्वस से यहाँ पर, सॉलिड से एक्वस में कन्वर्जन हुआ है, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करेंगे। एनोड नेगेटिव होगी, कैथोड पॉजिटिव होगी। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एक ही कंटेनर में दोनों इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एक ही कंटेनर में, ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है। इसमें दो अलग अलग होंगी, इसमें सिर्फ एक ही होती है। डेफिनेशन अगर हम बात करें तो ये केमिकल एनर्जी को काहे में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और कैसी प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनस। और ये स्पॉन्टेनस प्रोसेस नहीं होती है। केमिकल रिएक्शंस बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। यानी जब हम सेल फोन को चार्ज करते हैं उस टाइम पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होती है, तब इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है। और जब केमिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल में, तब वो क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह वर्क करता है। लेकिन एडवांसमेंट की वजह से अब दो हाफ सेल्स में सॉलिड्स का भी यूज करने लगे हैं हम। ये बहुत थोड़ा सा पहले का आउटडेटेड कंसेप्ट है, मतलब बेसिक कंसेप्ट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें एवोल्यूशन हो चुका है, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं ये कंसेप्ट, लेकिन बेसिक कंसेप्ट तो यही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कॉम्बिनेशन होता है इनमें, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसमें एनोड नेगेटिव होती है, कैथोड पॉजिटिव होती है, इसमें एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड नेगेटिव होती है। फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड पर होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं कैथोड पर और लीव करते हैं एनोड से। स्पॉन्टेनिटी होती है इसमें, इसमें नहीं होती। इसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है, उसमें सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं होता। ये कुछ सिंपल से यूजेस हैं इसके। अब यहाँ पर डैनियल सेल का एक बार फिर से एक शॉर्ट रिवीजन है कि डैनियल सेल में हमने जो देखा था, जिंक सॉलिड था, एक्वस में चला गया, कॉपर एक्वस में था, सॉलिड में चला गया। ओवरऑल रिएक्शन हमने यही बनाई थी। फिर सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करा था जिंक सॉलिड से जिंक एक्वस, कॉपर सॉलिड से कॉपर सॉलिड, कॉपर एक्वस से कॉपर सॉलिड। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल रिएक्शन हमने देखा था, एनोड, ये हम जनरली नोटेशंस यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वही है। अब इसके बाद पीछे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, LON शॉर्ट फॉर्म है और उसका RRCP है, कैथोड पॉजिटिव, सेम है, बता चुके हैं ये। अब यहाँ पर फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज आते हैं। ये कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट को और करंट को फ्लो करवाता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, और जेली डज नॉट अलाउ द सॉल्ट ऑफ सॉल्ट ब्रिज टू मिक्स विद द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। ना
सॉल्ट ब्रिज का कंटेंट सॉल्यूशन में मिक्स होता है, ना सॉल्यूशन का कंटेंट सॉल्ट ब्रिज में मिक्स होता है, कुछ नहीं होता, दोनों अलग अलग रहते हैं। यहाँ पर KCl प्रिफर्ड करा जाता है क्योंकि KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, बहुत आसानी से परफेक्टली डिसोसिएट होता है। अब डिस्चार्ज ऑफ आयंस यानी आयंस ब्रेक डाउन होते हैं और ये प्रोसेस चलती रहती है। ये छोटा सा डिस्क्रिप्शन था सॉल्ट ब्रिज के बारे में। अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट।